गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड मैथ्स को स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि बिहार एसटीईटी का फॉर्म जो है 8 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा। एसटीईटी, ठीक है, जो कि इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास यानी कि 9 और 10th का होगा। क्या होगा? 9th और 10th का जो होगा पेपर 2 स्टेट का, वो हम कराएंगे। तो हमारा जो चैनल है एसएसटी मास्टरमाइंड, इसमें पर डे जो होता है क्लास कुछ न कुछ क्लास होते रहता है, जो कि केवल एनसीईआरटी रहता है। और एनसीईआरटी जो होता है, आपको कोई भी एग्जाम हो सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मैं बुक कराऊंगा या क्वेश्चन। तो सभी को देखिएगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से, जैसे कि बता दिया, बिहार स्टेट का है 2026 में जो होने वाला था। वो हम लोग तो नोटिफिकेशन पहले आया था कि ये 2025-26 में होगा, लेकिन ये कल का न्यूज़ आया है कि ये 2025 में, यानी कि 8 सितंबर से फॉर्म भराएगा, यानी कि 2025 ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पेपर 1 के लिए है, 9-10 के लिए, और सामाजिक विज्ञान के 100% कराएंगे। कितने कराएंगे? सामाजिक विज्ञान के 100%, यानी कि 100 प्रश्न होंगे, जो कि आपको एसएसटी सोशल साइंस के नहीं होगा, ना इसमें साइंस होगा, सिर्फ सोशल साइंस का है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम कृष्ण की कुछ बातें हैं, कुछ मोटिवेशन हम लेके कराएंगे, और भगवान का नाम लेकर कराएंगे, और भगवान से हम दुआ करेंगे कि जितने भी बच्चे स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उनका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो चुप रहिए, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। किसी को अगर माफ़ कर देते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा सज़ा वही हो जाता है। तो चलिए, हम कोई भी बात को दिल पर न लगा कर चुप रहते हैं, और किसी को सज़ा कर देते हैं तो सबसे बड़ी सफल वही होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है। अंगूर का जो अध्ययन करता है, उस अंगूर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अंगूर के अध्ययन जो होता है उसे कहा जाता है दाक्षा कृषि। क्या कहा जाता है? दाक्षा कृषि कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो प्लीज़ प्रश्न के साथ साथ हम जो एक्स्ट्रा कराएंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से बताया कि अंगूर के अध्ययन को कहा जाता है त्रासा कृषि, लेकिन उसी तरह से पूछा जाएगा आपके पास प्याज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्याज के अध्ययन को कहा जाता है गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति। थोड़ा प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसे जो बोलते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अगला, अंडा का उत्पादन को क्या कहा जाता है? अंडा, तो अंडा के उत्पादन को कहा जाता है रजत क्रांति। क्या कहा जाता है? रजत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजत क्रांति। उसी तरह से मांस का उत्पादन ले लीजिए, या टमाटर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो टमाटर को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके क्रांति से? लाल क्रांति। इस सभी को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अंगूर के अध्ययन रक्षा क्रांति, प्याज का गुलाबी क्रांति, अंडा का हो जाएगा रजत क्रांति, और मांस और टमाटर का लाल क्रांति हो जाएगा, ठीक है। और कुछ होता है, और जैसे कि ले लेते हैं आलू। अच्छा, हम थोड़ा सा वोल्ट चेंज ही कर लेते हैं एक बार, ये इसको कर लेते हैं, ठीक है। आलू की क्रांति को क्या कहा जाता है? मतलब आलू के अध्ययन को क्या कहा जाती है? गोल क्रांति। क्या कहते हैं? गोल क्रांति कहा जाता है। अनाज का जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनाज के अध्ययन को कहा जाता है हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। और दूध उत्पादन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जितना कराएं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन से आपका यहाँ से 7-8 क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। दुधारू पशु जो होता है उसमें कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। 1 मिनट, क्वेश्चन आगे भाग गया, ये रहा। तो क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम। इसलिए हमें दूध पीना चाहिए, दूध से हमें क्या होता है? कैल्शियम मिलता है। मिल्क फीवर जो दुधारू पशु में होने वाला है, क्या है? एक रोग होता है जिसे मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम को बनने नहीं देता है। तो यहाँ सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि एशिया में, क्या रखिएगा कि एशिया में 2000 क्या हो जाएगा? 2000 मिलियन से अधिक, 2000 मिलियन से अधिक लोग, क्या है? अधिक लोग 6 से 70% कैलोरी चावल से उत्पादन प्राप्त करते हैं। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, धान के पौधे उगाने की डैम्पा विधि विकसित हुई थी? मतलब डैम्पा विधि विकसित हुई थी कहाँ पे हुई थी? चीन में, इंडोनेशिया में, जापान में, या फिलीपींस में? क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
डैम्पा धान उगाने की विधि होता है। क्या होता है? डैम्पा। और ये जो विधि जो है ये कहाँ पे विकसित हुआ था? तो ये फिलीपींस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस में हुआ था। अब ये भी चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में, ये चीज़ याद, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में क्या है कि दुनिया में चावल का लगभग क्या हो जाएगा? चावल का लगभग 1000 किस्में हैं। मतलब दुनिया में 1000 की किस्म चावल पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 4000 किस्म केवल भारत में उगाई जाती है। दुनिया में 1000 है, लेकिन 400 जो किस्म का चावल है भारत में उगाया जाता है। पूछा जाएगा कि भारत में किस्म का चावल उगाया जाता है, तो 4000 भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रोग और पौधे का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे चिन्ह जो ये छूट गया है। रेड रॉट ये गन्ना हो जाएगा। काली कीट है तो काला कीटर गेहूँ हो जाएगा। और उसके बाद था एक और था, अच्छा 3 ही था। और ले अमोन हृदय ये नहीं था। ठीक है, ये पूछा है कि सुमेलित है। एक बार थोड़ा ना इसको हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको टाइप करने में मिसप्रिंट होगी। तो यहाँ पे आपका एक जो क्वेश्चन है सही है, लेकिन एक जो है ये नहीं होगा। डी नंबर में आपका ये होगा कि SPM और इसका सामने होगा कम दृश्य। क्या हो जाएगा? कम दृश्य। 1 मिनट, नहीं जी, 1 मिनट रुक जाइए। आंसर क्या है? लेम। नहीं सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउट लगा था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि रोग और फल्स कौन सा युग्म का सम्मिलित नहीं है। पहला है कि वंचित ऑफ केला ये सुमेलित है। रेड टोन गन्ना ये भी सुमेलित है। किट गोमी की लेन आम जो चावल है ये आम और आम्ल चावल का सुमेलित सही नहीं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। जिसका सुमेलित नहीं हुआ ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल की खेती भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है। मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सी खेती है जो भारत में संसार से अन्य सभी देशों से अधिक होती है। मतलब कौन सा ऐसा देश है? तो देखिए गेहूँ है, गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है सभी देशों की अपेक्षा ये गन्ना की खेती होता है। कहाँ पर होता है? गन्ना की खेती होता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक बार ये भी पूछा जाएगा कि गन्ना कौन सी फसल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फसलों को उगाया जाता है, या उष्ण कटिबंधीय फसल भी है। क्या है? फसल भी है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कितने तापमान पर उगाया जाता है? तो इसके लिए तापमान चाहिए 21 डिग्री सी और 27 डिग्री सी के बीच होना चाहिए। 21 से लेकर 27 डिग्री के बीच तापमान होगा, तभी जाके इसमें आपका पाया जाएगा। लेकिन इसी में पूछ देगा कि मिट्टी, नाइट्रोजन, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस चारे वाली फसल में न्यूनतम कुल पाचन तत्व यानी कि TDN होता है सबसे कम। तो सबसे कम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लूसर्न। क्या हो जाएगा? लूसर्न हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 50 क्या हो जाएगा? जिसमें 50% क्या हो जाएगा? 50% TDN पाया जाता है। क्या होता है? TDN पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर। क्या है? एक इंदौर ज़िला है जिसमें सोयाबीन का जो अनुसंधान क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, क्या है? अनुसंधान क्षेत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुनहरा गोल्डन चावल है। सुनहरा गोल्डन चावल है, ये क्या है? किस तरह का चावल है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल है। क्या है? यह एक ट्रांसजेनिक किस्म का चावल है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हो जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक क्या है? अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन है जिसमें हानिकारक प्रभाव के लिए सही मिलान नहीं किया गया है? तो अगर इसका देखा जाए तो सल्फर यौगिक अम्ल ये तो सही किया गया है। हाइड्रोजन का हो जाएगा कैंसर होता सही है। SP का हो जाएगा कम दृश्य वाली। लेकिन नाइट्रोजन यौगिक का क्लोरोसिस ये जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं किया गया है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट द्वारा ने। किसने किया द्वारा?
बेनेट के द्वारा किया गया था, याद रहेगा, बेनेट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब इसमें कौन है जो इसके जो विलोपन होता है प्रजाति का, उसके लिए ये उत्तरदायी है ही नहीं, तो कौन हो जाएगा इसमें। तो अगर इसका बात करेंगे तो व्यापक निच निर्मता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचक निच कर्मता, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालीन संकरण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें क्रोमा का मृत्यु होती है उसके लिए उत्तरदायी है। कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा सीसा प्रदूषण। क्या हो जाएगा, सीसा प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सीसा प्रदूषण। अच्छा एक और याद रखिएगा कि पारा प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो देखिए पारा प्रदूषण क्या है, पारा प्रदूषण से मिनी माता, क्या हो जाएगा, मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि पारा प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि यूट्रोफिन मात्रा एक मानव जनित घटना है, दूसरा कि यूट्रोफिन साथ जल का प्रभाव संदर्भ में है। बताइए केवल एक सही है, केवल दो सही है, या ए का दो सही है, या ए न तो दो सही है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ना, यूट्रोफिन मात्र एक मानव जनित घटना नहीं है, ये तो गलत करा है, इसीलिए यूट्रोडिन के साथ जल का प्रदूषण संदर्भ, यानी कि ये 20 सही है, यानी कि केवल हम 20 सही करेंगे। क्या करेंगे, केवल 20 सही है, यानी कि केवल 2 नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चितानवसल गुफा चित्रकला में स्थित है और संबंधित है, और किससे संबंधित है, तो चित्रवंशा गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। किससे रखता है, बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है, याद रखिएगा। और चित्रावसल्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रावसल्य, क्या है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रावसल्य। चित्रावसल्य का अर्थ होता है जैन सिद्धांत का निवार। क्या होगा, जैन सिद्धों, क्या हो जाएगा, जैन सिद्धों का निवास होता है। क्या होता है, जैन सिद्धों का निवास होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारत में पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीपीय समूह है। मतलब भारत में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगों का एक द्वीपीय समूह कहाँ पे है, तो ये हमारा लक्षद्वीप में। कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप प्रभाव भीति के निर्मित द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जराजल दलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा, यह अफगानिस्तान में है, या सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, या अफगानिस्तान के यातायात व्यवस्था को वृद्धि करता है। बताइए इस तीनों में से ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान में, ये तो बात सही है कि दोलाराम सड़क जो है क्या है, अफगानिस्तान में, यह सड़क सीमा के द्वारा बनाया गया था, ये भी बात सही है। इसमें अफगानिस्तान के यातायात व्यापार में वृद्धि हुआ, ये भी बात सही है। यानी कि इसका हम आंसर जाएंगे सी नंबर, यानी कि ए बी 1 2 3 ये सही है। क्या है, तीनों सही है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, सी में जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और इसका याद कर लीजिएगा कि राजमार्ग क्या है, कि राजमार्ग की लंबाई, मतलब इस राजमार्ग जो है जंजाल द्वारा राजमार्ग की जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा, तो इसकी जो लंबाई है 218 किलोमीटर। कितना है, 218 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लंबी पूँछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। लंबी पूँछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं शांति घाटी में। कहाँ पाए जाते हैं, शांति घाटी में पाए जाते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। गुआम द्वीपीय पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, तो प्रशासनिक नियंत्रण की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ पर हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। जो कि गुआम की अगर बात करेंगे, किसका बात करेंगे, गुआम की बात करेंगे, तो गुआम जो कि 1950 में ना आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना था, और गुआम अमेरिका नेवी का एक क्या बन गया था, बेस बन गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, ये रहा। गरीबों को कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। गरीबों की जो कथकली होता है इस किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये जो नृत्य होता है ओटन तुल्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओटन तुल्य नृत्य को
गरीबों की कथकली कहा जाता है? याद रखिएगा कि गरीबों का कथकली किसे कहा जाता है? ओटन तुल को कहा जाता है। याद रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कौन है जो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है अपिपो यानी कि आंदोलन पीई घेडरे के द्वारा हुआ था। चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुण के द्वारा हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा था। लेकिन शांति घाटी संकलन बाबा आटके इसके द्वारा नहीं हुआ था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका आंसर नहीं है वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? जर्मनी साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो जर्मन साम्राज्य की जो स्थापना किया था ये काउंट बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? काउंट बिस्मार्क ने किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था 1831 में। कब किया था? सॉरी 1871 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? मतलब आसियान का इसमें कौन सा, नीचे में जो देश दिया हुआ है इसमें कौन सा देश है जो आसियान देश का हिस्सा सदस्य नहीं है? तो अगर हम सदस्य की अगर बात करेंगे तो ये सदस्य जो मेरा नहीं होगा ये भारत नहीं होगा। क्या हो जाएगा? भारत मेरा सदस्य देश नहीं होगा। और ये 8 अगस्त क्या है? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की घोषणा होता है। किसकी घोषणा होता है? बैंकॉक की घोषणा होता है। और उसमें आसियान की क्या होती है? स्थापना की जाती है। क्या किया जाती है? स्थापना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है कि भारत भारती के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और ये रचना देश प्रेम के ओतप्रोत कविताओं से संबंधित लिखा गया है। और इसकी जो रचनाकार है महादेवी वर्मा है। क्या है? अगर लेखक है लेकिन अगर इसको रचनाकार की अगर बात करेंगे तो इसके रचनाकार जो है महादेवी वर्मा है। कौन सा है? कौन हो जाएगा? रचनाकार हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। और भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कन्फ्यूशियन से कन्फ्यूशियस कौन था? मतलब कन्फ्यूशियस से कन्फ्यूशस कौन था? तो अगर कन्फ्यूशियस से कन्फ्यूशस की बात करेंगे तो क्या था? एक चीनी दार्शनिक था। क्या था? एक चीनी दार्शनिक था जो कि कन्फ्यूशियस है, ये कन्फ्यूशियस हो गया था। और कन्फ्यूशियस दर्शन के मानने वाले कन्फ्यूशियस धर्म को समर्थक भी करता था। और कन्फ्यूशियसवादी जो था ये शांति का प्रतीक था। क्या था? शांति और न्याय का प्रतीक था। क्या था? शांति और न्याय का प्रतीक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? अगर देश की बात करेंगे तो ये हमारा जो देश हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। गोल्ड रॉक पैगोडा जो है ये म्यांमार देश में स्थित है। लेकिन यही पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित दागुला गुफा भी पूछा जाएगा, गल विहार भी पूछा जाएगा। ये सभी कहाँ पाया जाता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई कि किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लुई 14वां। क्या हो जाएगा? लुई 14वां जो था भाई क्रांतिकारी में सबसे पहले उसी ने कहा था कि मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ। तो लुई 14वां कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। और इसने ही कहा था कि मेरे ही शब्द क्या है? कानून है। क्या है? मेरे शब्द ही कानून है। किसने कहा था? तो ये लुई 14वां कहा था। और ये एक ये भी याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया की स्थापना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का स्थापना 1664 में। क्या याद रखिएगा कि 1664 में फ्रांसीसी क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना करता है। और लुई 16वां फ्रांस की क्रांति हुआ था लुई 16वां के समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत वन अधिनियम पारित हुआ था। भारत वन अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 1865 में। कब हुआ था? 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। अब इसमें भारत में कितने थे? यानी कि 24% जो था ये अधिक वन क्षेत्र था। क्या था? 24% जो था अधिक वन क्षेत्र था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है। और इसे वन नीति बनाया। कब बनाया? वन नीति जो बनाया है प्यारे बच्चों, ये वन नीति बनाया है 1894 में। कब बनाया है? 1894 में नीति बनाया है। लेकिन इसको अधिनियम पारित किया था 1865 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मीन कैम्प का लेखक था। यानी कि मीन कैम्प के लेखक था या बोलिए लेखक थे। कौन थे मीन कैम्प के लेखक? तो मीन कैम्प के लेखक थे हिटलर थे। कौन थे? हिटलर था। और हिटलर ने
हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने 1933 में, 1933 ईस्वी में, हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी, क्या है? जर्मनी का चांसलर बना, जर्मनी का चांसलर बना। कब बना? पूछा जाएगा कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो 1933 में बना। कब बना? 1933 में बना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, अब इसमें से और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से मीन कैम्प को पता चल गया, मीन कैम्प के लेखक कौन था? हिटलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वी आई लेनिन का संबंध किससे? वी आई लेनिन का संबंध जो है ये किससे है? तो वी आई लेनिन का संबंध जो है सन 1917 की रूसी क्रांति से। किससे संबंध है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। याद रखिएगा लेनिन का संबंध, यानी कि वी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि डॉस क्या है? कि डोंग सियाओपिंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? डॉस सियाओपी किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो आंदोलन की नेता की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूके मिनी। क्या हो जाएगा? यूके मिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूके मिनी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? यूके मिनी, जो कि साम्यवादी का नेता था। नहीं, एक मिनट, यूके मिनी नहीं, ठीक है, यूके मिनी का नेता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये समाप्त कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये समाप्त हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में क्या हुआ? समाप्त हुआ था। कब हुआ था? समाप्त हुआ था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि शुरू कब हुआ था? आपसे पूछा जाएगा कि शुरू कब हुआ? क्या हुआ? शुरू कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ, लेकिन समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त हुआ था 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन चिश्ती, क्या है? शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। मतलब कब किया था दरगाह की यात्रा? तो ये दरगाह की जो यात्रा किया था 1562 में। कब किया था? 1562 ईस्वी में इनकी यात्रा किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अकबर ने, क्या है कि अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर, क्या है? जहांगीर का नाम सलीम शेख, क्या था? सलीम शेख चिश्ती के नाम पर रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वास्को डी गामा भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? भारत के कौन सा जगह का सबसे पहले दौरा किया था वास्को डी गामा में? तो वह था एक कालीकट जगह था जिसका नाम है अभी कोलकाता। क्या नाम है अभी? कोलकाता। लेकिन पहला उसका नाम क्या था? कालीकट। उसी जगह का सबसे पहले दौरा किया था। लेकिन ये भी पूरा याद रखिए था कब किया था? तो ये 17 मई 1498 क्या था? 1498 को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो कालीकट कब किया था? तो 17 मई 1498 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश क्या था? कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसमें पूछा गया गुलाम की स्थापना के स्थापक कब हुआ था? कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी, ये इसकी राजधानी कहाँ था? लाहौर। क्या था? लाहौर था, याद रख लीजिएगा। कहाँ था? लाहौर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये भी VVI क्वेश्चन है। VVI बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। अगर पूरा पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये औपचारिक जो घोषणा हुआ था ये 7 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था?
इसका हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो औपचारिक घोषणा हुआ था ये 7 अगस्त 1905 हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को किया था, लेकिन ये स्वदेशी औपचारिक घोषणा के तहत हुआ था। लेकिन एक यहाँ से और क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन, क्या पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन क्या है? बंगाल विभाजन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? बंगाल विभाजन जो हुआ था 19 जुलाई, क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1905 को। क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। किसके अंतर्गत में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये ट्रेन का डकैती जो करवाया था ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। याद रखिएगा कि काका ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अस्त्र के लिए धर्म की आवश्यकता को पूर्ति करना था। इसलिए उन्होंने ट्रेन पर डकैती करवाया, लूटपाट करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना ये यूरोप का व्यक्ति था। यूरोप का व्यक्ति कौन था पहला? तो अगर यूरोप की अगर हम बात करेंगे ये था जॉर्ज यूले। क्या था? जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना था और ये पहला यूरोपियन व्यक्ति को बनाया गया था। और ये कब बनाया था? तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में बनाया था। कौन सा अधिवेशन में? इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद अधिवेशन में इसे अध्यक्ष बनाया गया था। किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये जॉर्ज ग्यूले को। कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था यूरोप का निवासी था। याद रहेगा। चलिए अगर यहाँ से और क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास यानी कि 1894 में क्या होता है? 1894 में कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास की सहायता से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन का कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? कौन सा काल था? किस काल था जो कि भारत में मजदूर आंदोलन का जो था कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? वो काल कौन सा हो सकता है? तो काल होगा 1924 से 34। क्या हो जाएगा? 1924 से 34 का विचारधारा का प्रभाव था, जो कि भारत के मजदूरों कम्युनिटी के पात्र का विचारधारा का प्रभाव पड़ा था, जिसमें एम.एन. राय क्या था? जिसमें एम.एन. राय ने 20 अगस्त क्या था? 20 अगस्त 1920 को ताशकंद कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ताशकंद, यहाँ पे लिख देते हैं, ताशकंद पार्टी की स्थापना कब किया था? तो किया था यहाँ पे 20 अगस्त, यहाँ पे 20 अगस्त 1920 में एम.एन. राय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इस पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही करा है और कौन गलत करा है। ठीक है, जिससे कर विचार करें, जैसे कि यहाँ पे रॉलेट एक आंदोलन, खेरा आंदोलन द्वितीय, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। करा कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही क्रमानुगोद क्या होगा? मतलब करा कि सबसे पहले इसमें आप ये बताइए कि सबसे पहले इसमें से कौन सा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। मतलब सीरियली नंबर से आपको बताना है, पहले 1 फिर 2 पहले 3। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो होता है चंपारण आंदोलन। क्या होता है? चंपारण। तो चंपारण आंदोलन हम लेते हैं कब? तो ये हुआ था 1917 में। क्या हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। तो 1 नंबर में मेरा ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए चंपारण आंदोलन तीसरा नंबर। तो सबसे पहले 3 कहाँ पे है? इसमें भी, इसमें, यानी कि इसमें नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब अगला जो आंदोलन हुआ था वो अगला आंदोलन कौन सा हुआ था? तो अगला जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। कौन सा हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900, एक और बढ़िया से लिखते हैं, चंपारण आंदोलन 1 नंबर में हो जाएगा चंपारण। और ये हुआ था कब? 1700 कब हुआ था? सॉरी 1917 में। उसके बाद दूसरा नंबर में हुआ था अहमदाबाद हुआ था। इसको शॉर्ट में अह से लिख दिया अहमदाबाद। ये हुआ था 1918 में हुआ था। अब देख लीजिए 1 नंबर में चंपारण कहीं पे है, यानी कि 3 नंबर पहले होना चाहिए, तो ये ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद यानी कि 4 नंबर होना चाहिए, तो ये यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। तो सबसे लास्ट में रॉलेट के बाद में हुआ है। सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेरा आंदोलन, तब रॉलेट हुआ था। याद हो गया? समझ में आ गया ना इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
कि इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। इनमें कौन है जो अलीपुर क्या है अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। तो षड्यंत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें शामिल था, तो इसमें NN बनर्जी तो था नहीं, विपिन चंद्र पाल भी नहीं थे, यतीन्द्र दास नहीं थे, अरविंद घोष जो थे इस अलीपुर बम कांड संयंत्र में शामिल थे। और ये कब की बात है, तो ये है 1908। चाहे आपसे ऐसे भी पूछेगा कि अली बम षड्यंत्र हुआ था कब, 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में, जिसमें अरविंद घोष एवं बरिंदर कुमार को, इसमें अरविंद कुमार होंगे, एक और हैं जिसका नाम है बरिंदर, क्या है बरिंदर कुमार। ऑप्शन में से आप बरिंदर कुमार भी होगा तो आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष भी हुआ तो सही होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरिंदर कुमार याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन जो किया गया था वर्षा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, वर्षा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए वर्धा, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्धा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा नहीं वर्धा। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 14 जुलाई 1942। कब होगा, 14 जुलाई 1942 हो जाएगा। ठीक है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। मतलब यहाँ पे जोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे डैश डैश होना चाहिए था, डैश हम नहीं दिए हैं, डैश डैश होना चाहिए था। ठीक है, क्या है कि इसमें कौन सी जोड़ी है जो सही दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, तो ये तो बात सही है भाई, ये तो बात सही हो गया। अगला है कि रॉलेट लीड दिल्ली दरबारी, नहीं ये तो बात गलत है। दिल्ली दरबारी में रॉलेट एक्ट में उद्देश्य भारत राष्ट्र का कुचला हुआ था। और यहाँ पे रॉलेट जो एक्ट होगा, ये रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। कब हुआ था, रॉलेट और जो था 1919 में पारित किया गया था। तो सीधे इसका आंसर जो हो जाएगा रॉलेट एक्ट और चेम्सफोर्ड। ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष किया गया था। मतलब महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत था ये कब किए गए थे, तो ये किए थे 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। लेकिन पूरा पूछ लिया जाए ना तो 14 जुलाई बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था। यानी कि कौन नारा दिया था, महात्मा गांधी। अंग्रेजों को भारत से भगाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। याद रख लीजिएगा। चलिए अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत छोड़ो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था किसने दिया था, तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसके दिया था, मेहर अली ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के गांधीवादी हिंसक आंदोलन भी किए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया से प्रभुत्व जमाने का फैसला सफलता मिली। तो सफलता की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डच, क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डच को सफलता मिलती है। क्या मिलती है, सफलता। और ये 1916 में क्या करता है कि 1619 में क्या करता है डच क्या करता है, बैटिंगों पर अधिकार कर लेता है। बेटी वीआर पर क्या करता है, अधिकार जमा लेता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यहाँ से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि ईस्ट इंडिया यानी कि डच ईस्ट क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था कब, 1602 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो को जब 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ना, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। वीडियो को 2 बार देख लीजिए, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर क्या है, 7 दिसंबर 1941 को किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था, तो ये था पर्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक मामला। क्या हो जाएगा, पर्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक हमला ने इस पर क्या किया था, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। याद रहेगा 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन था ये स्थापित किया गया था आपको बेलग्रेड 1961 में। कब किया गया था, बेलग्रेड 1961 में किया गया था। और गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये हुआ था। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था गुट निरपेक्ष सम्मेलन, तो अगर गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से याद होगा गुट निरपेक्ष सम्मेलन
अच्छा यही तो है। अच्छा यहाँ पे पूछा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यहाँ पे हम बताएं सम्मेलन। तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में, इसका हुआ था सम्मेलन, निरपेक्षता का सम्मेलन 1955 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि NAM क्या है। NAM का गठन यानी कि AM संगठन में कितने सदस्य थे। तो सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सदस्य कितना थे, तो 120 सदस्य थे। कितना 20 सदस्य थे, 120। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि NAM संगठन में कितने सदस्य थे, तो 120 सदस्य थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड, बाजी वाह, गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन आ गया कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था। ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है ये सबसे पुराना था और ये बनाया गया था किसके शासनकाल में, तो शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। तो याद रख लीजिएगा कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो शेरशाह सूरी को शासनकाल में बनाया गया था, जिसे GV रोड भी कहते हैं, GTB रोड कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये सबसे पहले था तो कलकत्ता, अब ये जाती है कोलकाता से दिल्ली तक, इस रोड को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया था। हुमायूंनामा की जो रचना है ये किसने किया था, मतलब एक बुक लिखा गया है हुमायूंनामा, इसके लेखक कौन है। तो हुमायूंनामा की अगर हम बात करेंगे तो ये है गुलबदन बेगम। कौन है, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा क्या है, गुलबदन बेगम। हुमायूं वगैरह के लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, तो गुलबदन बेगम है, याद रख लीजिएगा। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि अकबरनामा क्या है। ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा क्या है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। तो अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। हुमायूं की रचना किसने किया था, गुलबदन बेगम। यहाँ से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 536 BC में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो ये है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल 563 वर्ष पूर्व जो हुआ था ये कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु लूनी नदी के पास है, जिसको लुम्बिनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुम्बिनी, यानी कि इसको लुम्बिनी वन में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु। क्या हो जाएगा, कपिलवस्तु में हुआ था। क्या, कपिलवस्तु, याद रखिएगा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि जो थे कालिदास ये किसके राज कवि थे, किसके राज कवि थे। तो कविदास जो थे कवि थे, लेकिन किसके राज कवि थे, तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे कवि कालिदास। याद रखेगा कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब उसके शासन काल में वहाँ पे कविता लिखने के लिए कवि हुआ करता था, तो उस काल में थे चंद्रगुप्त। ये कब का समय था, ये 375 से लेकर 414 ईस्वी के बीच की कहानी था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम आपको इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें लिखने में ना प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन चलिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ से साइड से बता भी दे रहा हूँ। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय यानी कि गवर्नरशिप के प्रथम में पारित किया गया था। कौन से समय में पारित किया गया था, तो पारित की अगर बात बोलेंगे तो ये लॉर्ड कर्जन के समय। कब था, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय जो था वो पारित किया गया था 1904 में। कब का पारित किया गया था, 1904 में इसे लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाए थे वे कौन थे। तो जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वह कौन था, तो वह था मॉन्टेग्यू। क्या था, मॉन्टेग्यू था। कौन था, मॉन्टेग्यू था। ये जो कि 1919 में द्वीपेन धारणा के तत्कालीन कारण में करवाया था, याद रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 13 अप्रैल 1919 इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐसे भी पहुँच गया, ठीक है। कहाँ हटा दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1919। ये तो पूछ लिया क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अब ऐसे पूछ लिया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहाँ पे हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब। ठीक है, तो वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, जिसमें रॉलेट एक काला कानून नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ना, इसे काला कानून, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं क्योंकि VVI क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून, काला कानून किसे कहा जाता है? तो यहाँ से काला कानून जो कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, बहुत काला कानून कैसे कह सकते हैं काला कानून? क्योंकि ये रॉलेट एक्ट जो था ना, ये काला कानून इसलिए था कि ये बिन वजह से किसी को बिना आरोप लगाए हुए भी किसी को फांसी पर चढ़ा देना, किसी को बंदी बना लेना, ये बहुत उत्पात करता था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट का काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नमक सत्याग्रह क्या है? कि नमक सत्याग्रह किस सन आरंभ हुआ था? मतलब नमक सत्याग्रह है जो, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूरा पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा कि 6 अप्रैल, क्या था? 6 अप्रैल 1930, क्या है? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह कानून शुरू हुआ था। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से किया था। कब क्या था? तो ये 12 मार्च, क्या था? 12 मार्च 1930, क्या है? 1930 में ये साबरमती आश्रम से ये शुरू करते हैं। तो कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर को मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधा को व्यवस्था करने का प्रावधान करेगा? तो देख लीजिए, ये हमारा संविधान भी कहता है कि हमें क्या करता है संविधान, कि सबसे पहले बच्चों को जो हमें शिक्षा देना चाहिए मातृभाषा में। मातृभाषा यानी कि सबसे जो उसकी भाषा है, अब किसी का अगर गुजराती भाषा है तो उसको गुजराती में ही सिखाया जाए, अगर उसका पंजाबी भाषा है तो पंजाबी में सिखाया जाए। तो ये अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले ना राज्य के शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को सिखाया जाए बच्चा को, न कि अब मान लेते हैं पहला दूसरा में जाता है और उसको मातृभाषा न सिखाकर अंग्रेजी भाषा में सिखाने लगता है, तो बच्चा को दिक्कत होता है। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 350, क्या है? अनुच्छेद 350 क में जो है 350 अनुच्छेद क में है, ये प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए ये अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारिया आयोग का जो सिफारिश होता है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केंद्र राज्य के बीच संबंधों से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। तो याद रख लीजिएगा कि सरकारिया आयोग का सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। प्रथम महिला लोकसभा जो स्पीकर थी ये कौन थी? जैसे कि अभी का समय में लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला क्या है? लोकसभा के स्पीकर हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि पहले महिला जो लोकसभा स्पीकर थी वो थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई थी। और इसे कौन सा दिन में सुशोभित किया गया था? तो 15वीं लोकसभा, क्या था? 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा में 2009, क्या था? 2009 से लेकर 2014 तक ये स्पीकर पद पर सुशोभित रही। किस पर रही? 2009 से 2014 तक लोकसभा। कौन? मीरा कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर, क्या है? कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। क्या किया गया था? सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था मेरा अक्टूबर में। कब किया गया था? अक्टूबर में किया गया था। अच्छा, यहाँ पर अक्टूबर तो दिया ही गया, लेकिन ये कहाँ किया गया था? राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है या कर्नाटक है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये सर्वप्रथम राजस्थान में पारित किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। और भारत का जो दूसरा पंचायती राज किया गया था, दूसरा, ये तो पहला हो गया, लेकिन अगर दूसरा की अगर बात करेंगे तो दूसरा जो मेरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा राज्य यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और ये कब किया गया था आंध्र प्रदेश में? तो ये 11 अक्टूबर 1959 में किया गया था। अब यहाँ पे अक्टूबर सीधे पूछा है और यहाँ पे 11 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा
किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? कहता है किसने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है, मतलब जिसके पास संविधान है ही नहीं उसके पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। तो किसने कहा था? ये कहा था थॉमस पेन ने। किसने कहा था? थॉमस पेन ने कहा था। थॉमस पेन ने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। अगर इतना है तो है, लेकिन ये थॉमस के पेन यूएस के विचारधारक थे भी थे और उन्होंने ऐसी बात को दर्शाते भी थे, ठीक है, और इनका समर्थन भी करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? मतलब भारतीय संविधान का जो अंतर्गत है कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसमें हो जाएगा 3 तरह का आपातकाल। क्या हो जाएगा? 3 तरह का आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। अब ये 3 प्रकार का आपातकाल कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, 3 तरह का जो आपातकाल जो होता है 352, उसके बाद होता है 356, उसके बाद होता है 360। क्या होता है? 360। तो ये क्या है? 3 तरह का आपातकाल हो गया, 1, 2 और 3। इसमें दूसरा में जो होता है राष्ट्रपति करता है, पहला में भी राष्ट्रीय करता है यानी कि आपातकाल, और ये होता है आपातकाल वित्तीय आपातकाल होता है। तो इस तरह का जो आपातकाल होता है सबसे अनुमति से घोषणा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्याख्या है ये व्याख्या क्या है? तो ये है भारत और यूएसए में है। कहाँ पे है? भारत और यूएसए में है न्याय पुनर्विलोकन की व्याख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा वन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? वन व्यवस्था जो है कौटिल्य राज्य का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था? तो किसने बताया था? ये बताया था थॉमस कार्लाइल ने। किसने बताया था? थॉमस कार्लाइल ने बताया था कि महाद्वीपीय उपद्रव है। क्या है? महाद्वीपीय जो है एक उपद्रव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। क्या है? प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये केवल किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में सदन होगा, बैठक होगा, वहाँ पे बातें चलेगी, सभी पार्टी के दल होंगे, नेता होंगे, और तब जाके वो प्रस्ताव जो है किया जाएगा, फिर उस पर विचार मंथन होगा, ठीक है। तो ये केवल राज्यसभा में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो ये कैसी व्यवस्था है? ये भारत यूएसए में है। कहाँ पे है? भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि न्यायपालिका पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो अच्छा हो गया, 66 करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भागो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा, अच्छा एक क्वेश्चन आगे भाग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कैसे कानून बनाएगी? तो ये बनाएगी राज्यपाल की संस्तुति पे। राज्य है और राज्यपाल है, इसका संस्तुति होगा, फिर उसको आसानी से राज्यपाल की विचारधारा में बन सकता है, जो कि ये अनुच्छेद जो है मेरा अनुच्छेद 239 में इसका प्रावधान है बनाने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में आर्थिक उदारवादी इकोनॉमिक लिबरेशन शुरू हुआ था। ये कहाँ शुरू हुआ था भारत में आर्थिक उदारवादी? तो भारत में आर्थिक जो उदारवादी होगा, इसका तो स्टेट वाले जो इसका आंसर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया है भाई। इसका आंसर तो सही तो माना ही नहीं है। अब कभी इस दल को मान लेता है, कभी उस दल को मान लेता है। तो यहाँ पे दे दिया हुआ उदारवादी। पहला है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति वास्तविक में बदलाव के साथ। भाई ये तो बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ ये नहीं था। ये भारतीय आर्थिक उदारवादी है, पैसा के में कोई ऐसा बात नहीं था। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कार्यवाही औपचारिकता दूर करने के साथ था, इसमें भी सरकार था। और कर दोनों के महत्वपूर्ण के साथ था, इसमें तो था ही नहीं। अब यहाँ पे आंसर आ गया, सी भी सही है और बी भी सही है। तो इसको दोनों में से दोनों हम मान के चलेंगे, ए और बी दोनों, सी दोनों सही मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार क्या करता है, यानी कि स्टेट वाले ने इसे दोनों माना है, तो हम दोनों चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी, क्या सीधा विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंतर्वार्षिक किया था? किसने किया था सबसे पहले? तो अगर पहले की अगर बात करेंगे तो ये किया था सेवा क्षेत्र में। किसने किया था? सेवा क्षेत्र में किया था। डायरेक्ट FDI यानी कि डायरेक्ट फॉर इंटरवेंशन, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देखिए यहाँ से आपका ये सब क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है। क्या है, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, यानी कि अर्थशास्त्र से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। पहला है कॉर्पोरेटर बैंक, ये तो राष्ट्रीयकृत बैंक है। देना बैंक भी है, विजया बैंक है, लेकिन इसमें सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं। अच्छा नहीं पूछा है, तो कॉर्पोरेशन बैंक तो भाई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, देना बैंक भी नहीं है, विजया बैंक नहीं, ये सब प्राइवेट बैंक है, ठीक है, जो कि सरकार से कोई मान्यता नहीं है। यानी कि इसमें देखा जाए तो इनमें से कोई भी बैंक नहीं है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अटल नवप्रतन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित जो किया गया था ये किसके अधीन स्थापित किया गया था, तो ये क्या था, नीति आयोग के अधीन। किसका योग, नीति आयोग के अधीन ये नियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए। कामगारों यानी कि काम करने वाले हैं, तो कामगारों के पास पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उसकी बचत से हुई है। इसे किसके द्वारा दी गई अनुबंधन मॉडल के एक महत्वपूर्ण कथन है। ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था एल पसीनेती ने। किसे कहा था, एल पसीनेती ने कहा था कि कारीगरों के पास पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है। गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है, तो गिल्ड एड बाजार का क्या अर्थ होता है, तो गिल्ड एड बाजार का जो अर्थ होता है ये सरकारी प्रतिभूति बाजार से होता है। किससे होता है, सरकारी बाजार से होता है, प्रतिभूति बाजार से, जो कि सरकारी जो क्या करता है, गिल्ड बाजार सरकार और अर्ध सरकारी भूमिति से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। क्या है, एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। तो इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है मुद्रा की मांग। क्या है, मुद्रा की मांग है। ठीक है, तो यहाँ से मुद्रा की मांग का जो होता है ना 5 तरह के भिन्न रूप होते हैं। धन के, यहाँ से एक नोट कर लीजिएगा कि धन के 5 विभिन्न रूप होता है। क्या होता है, विभिन्न रूप है। क्या है, 5 गो अलग अलग रूप है मुद्रा का। पहला आता है एम से मुद्रा, उसके बाद बी से होता है ब्रांड, उसके बाद ई से होता है एक्टिव, और जी से होता है सामान्य। क्या होता है, सामान्य, और एच से होता है मानव पूंजी। क्या होता है, एच होता है मानव पूंजी। इस तरह से 5 गो मुद्रा होती है जो घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेबिस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है। प्रेबिस सिंगर परिकल्पना ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विकासशील देश की व्यापार की शर्तों से। विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, मई 2005 में। कब किया गया था, मई 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का जो विचार है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र का चयनित उद्गम से। किससे, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्गम से, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी सभी के लिए। और ये भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो 1997 में। कब किया गया था, 1997 में ये दर्ज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था। क्या है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या व्यवस्था प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भौगोलिक। क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांश वित्तीय विस्तार क्या है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांश का जो विस्तार है ये क्या है, तो भारत का अगर विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री सी नॉर्थ तक है। और भारत के बीच अक्षांश की रेखा यानी कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ से पहले कि 23.5 डिग्री अक्षांश में हमारा जो है ये उत्तरी अक्षांश रेखा पर टिका हुआ है। और आपसे भी पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क
रेखा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको डैश करते हैं। इसका आंसर जो होगा मेरा, आंसर मेरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा क्या है, कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रख लीजिएगा 8 राज्य। कितना हो जाएगा, 8 राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो मानक समय है ये क्या करती है, राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो 5 राज्य हो जाएगा। यूपी हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद CH छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद OD उड़ीसा हो जाएगा, 4 हो गया, और एक हो जाएगा AP यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा। यू से उत्तर प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, CH से छत्तीसगढ़, O से उड़ीसा और AP से आंध्र प्रदेश। तो ये सभी 5 राज्य जो है भारत का मानक समय होकर गुजरती है। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, 5 का नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिणी पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिणी पठार का सबसे ऊंचा चोटी की अगर बात करेंगे तो सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो ये हो जाएगा अनायमुडी। क्या हो जाएगा, अनायमुडी जो हो जाएगा ये दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत का सबसे पूछ लिया जाएगा, क्या लिखा पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंची क्या है, भारत का सबसे ऊंची क्या है, ऊंची चोटी। बताइए भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 यानी कि कोटिन यानी कि गाडविन आस्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाडविन। क्या हो जाएगा, गाडविन आस्टीन। क्या हो जाएगा, गाडविन आस्टीन हो जाएगा भारत का सबसे ऊंची चोटी। कितना हो जाएगा, गाडविन आस्टीन। लेकिन विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब क्या पूछ जाएगा, विश्व की ऊंची चोटी जो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि 8,848 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन की अंगूर की व्याख्या खेती को कहा जाता है। अंगूर की जो खेती होता है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि अंगूर की व्याख्या खेती को कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा पूछ दिया कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहते हैं, विटीकल्चर। लेकिन यहाँ पे पीसी कल्चर लिखा हुआ है। क्या है, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन, किसको कहते हैं, मत्स्य पालन को कहा जाता है। याद रख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। अब आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। किसको कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और वर्टिकल्चर गेहूँ अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। अब आता है एपी कल्चर। क्या है, एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी। क्या हो जाता है, मधुमक्खी के उत्पादन को कहा जाता है एपी कल्चर। याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी बता दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। भारत की सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका सबसे लंबाई, छोटा जो है उसका लंबाई कितनी है। तो सबसे छोटा जो है वो 6 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर लंबा है सबसे छोटा। और वो कौन सा राजमार्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा NH। क्या हो जाएगा, पहले इसका आंसर 6 हो जाएगा, लेकिन NH जो है ये सबसे छोटा है, NH 47 है। ये सबसे छोटा राजमार्ग संख्या है। कौन सा है, सबसे छोटा राजमार्ग संख्या है, याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर अभी पूछा जाएगा ना कि वर्तमान अभी के समय में, तो अभी का समय में जो 5 किलोमीटर का लंबा है, सबसे छोटा है, जो कि झारखंड और महाराष्ट्र के बीच में ये लगता है। अगला क्वेश्चन आपके है कि PRRP क्या है, PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है। PRRP का संबंध जो है किस क्षेत्र से, तो ये है आपदा प्रबंधन से। किससे है, आपदा प्रबंधन से। और अब P का मतलब क्या लेंगे, तो P का मतलब हो जाएगा मेरा प्रीडेंसी। क्या हो जाएगा, इसमें तो लिखने में नहीं बनेगा लेकिन ट्राई करते हैं। प्रीडेंसी हो जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स एंड द रिफाइल्स, रिकवरी एंड रिहैबिटेशन एंड द रिविलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। तो दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी
का गठन, क्या है, कंपनी का गठन कब हुआ था? तो मैनचेस्टर कंपनी का गठन की बात करेंगे तो 1859 में। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? सबसे अच्छा कोटि का जो कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है? तो सबसे अच्छा कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइड जो कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें एंथ्रासाइड में क्या होता है कि कार्बन में सर्वाधिक मात्रा, इसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा कितना होता है? 90% कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा कोयला कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? मतलब इसमें कौन है जो चाय उत्पादक राज्य नहीं? देखिए तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, लेकिन राजस्थान में भाई होता नहीं है। बालू वाला क्षेत्र पर क्या चाय की खेती होगा? इसलिए डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो अगर हम्बन टोटा बंदर की बात करेंगे तो ये श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। किन सा देश में है? तो श्रीलंका में है। अच्छा, यहाँ से और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो हो जाएगा श्रीलंका। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि चाबहार ये कहाँ पे है? तो चाबहार जो है ना ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है ये बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। या पूछ लिया जाएगा कराची बंदरगाह कहाँ पे है? तो कराची बंदरगाह तो जानते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, कराची बंदरगाह। उसके बाद सितवे, क्या हो जाएगा? सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो सितवे बंदरगाह जो हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना जो है ये किस देश में स्थित है? तो इस देश की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा भूटान देश में। कौन सा देश में हो जाएगा? भूटान देश में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में पूछा है तो श्रीलंका में कौन सा परियोजना हो जाएगा? तो हो जाएगा विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया हो जाएगा श्रीलंका का। और एक हो जाएगा कोटमाले। क्या है? कोटमाले हो जाएगा। उसी तरह से नेपाल में कौन सा हो जाएगा? तो नेपाल में हो जाएगा तो आपका तामाकोसी। क्या हो जाएगा? तामाकोसी नेपाल में हो जाएगा। और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश में हो जाएगा दिबांग। क्या हो जाएगा? दिबांग। तो याद रखिएगा कि चीखा जल विद्युत परियोजना किस देश का है? तो भूटान का है। लेकिन पूछा गया दिबांग विद्युत जल परियोजना बांग्लादेश का है, तामाकोसी परियोजना नेपाल का है, और विक्टोरिया या कोटमाल जो है ये श्रीलंका का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा? लिंगानुपात यानी कि जी महिला और पुरुष की जो संख्या होती है ना उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो कितना है? तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये है 943। क्या है? 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। ये 2011 की जनगणना के बाद है। तो 2011 के बाद जनगणना हुआ है जी? 2011 के बाद जो है अभी जनगणना नहीं हुआ है। तो फिर जनगणना होगा तो फिर उसकी स्थिति के हिसाब से बदलेगा, फिर नया आएगा, जिसमें क्या है कि 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, जिससे स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या जितना होता है उसी के अंतराल में उसे लिंगानुपात कहा जाता है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकारी यानी कि NINI का क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ अवस्थित है? मतलब बिहार का जो अंतरीय प्राधिकारी का जो INI जो क्षेत्र होता है ये कार्यकाल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पटना में। कहाँ पे बनाया गया है? पटना में बनाया गया है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कि INI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो I से होता है नेशनल। क्या होता है? नेशनल होता है। और N से नेशनल होता है। और I से होता है इनलैंड होता है। और N से होता है नेविगेशन। क्या होता है? नेविगेशन। और आई से फिर होता है इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है। इसको याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि INI का फुल फॉर्म, तो नेशनल इन्वॉल्व नेगेटिवेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जारवा किस स्थान की जनजाति है? जारवा जो है एक जनजाति है, लेकिन ये जनजाति कहाँ की है? तो जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोद्वीप की है। कहाँ की है? जारवा जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोद्वीप की है। याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मोपला जनजाति क्या आता है? मोपला जनजाति। मोपला जनजाति बताइए, मोपला जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मोपला जो जनजाति होता है ये होता है केरल में। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में मोपला जनजाति होता है। कोरबा जनजाति होता है एगो कोरबा गांव भी है, कोरबा जनजाति। तो कोरबा जनजाति जो होता है ये छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति पाया जाता है।
याद रख लीजिएगा। मुंडा, संथाल, ये सब जानते हैं झारखंड में पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संथाल जनजाति क्या है, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है और ओराव जनजाति क्या है, ओराव जनजाति। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। और ये जो हमारा बिरसा मुंडा जो थे, ये भी मुंडा जनजाति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ गोल्डन पोगोडा किसे कहा जाता है। लैंड ऑफ पोगोडा कहा जाता है म्यांमार को। किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व है। पृथ्वी की भूपट्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व क्या है। तो भूपट्टी के में पाया जाने वाला है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जलदापारा वन्य जीवन अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है। जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये क्यों अब प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध की बात करेंगे तो ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें बहुत सारा गेंडा पाया जाता है, इसलिए वह जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है गेंडा के लिए। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमिलित करें, यानी कि इसे मिलान करें सही से। इसका आंसर क्या होगा, उसका सही से मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से सही से मिलाते हैं। कहता है कि WTO, इसके सामने दिया है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो भाई तो ये होगा नहीं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मैसेजिंग का ले लेते हैं SMS। SMS का होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि C के सामने 1 होना चाहिए। कहीं पे C है तो देखिए C के सामने 3 है, 2 है, तो ये दोनों में से होगा नहीं। और C के सामने यहाँ पे 1 है, तो यानी कि ये C राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 को पकड़ना है, एक से सब हो जाएगा। अब W से बनेगा क्या, W से कॉर्पोरेशन तो बनेगा नहीं, W से बनेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका D हो जाएगा, यानी कि 1 का 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 का 4 यहाँ दिया हुआ है और C का 1, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BR का स्थापना कब हुआ था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। याद रख लीजिएगा। आप पूरा याद रख लीजिएगा, तो पूरा याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 जनवरी 1954 को हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि भारत शांति घाटी बचाओ, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था। शांत घाटी का नारा यानी कि शांत घाटी बचाओ का नारा जो दिया था ये दिया था सुगाथा कुमारी ने। किसने दिया था, सुगाथा कुमारी ने दिया था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ब्रिक क्या है, ब्रिक डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। मतलब ब्रिक डेवलपमेंट जो बैंक था अब उसको एक नया नाम दिया गया है। तो बताइए इसका नया नाम क्या है। हम 2 को काटेंगे, आपका एक का सवाल देना पड़ेगा। न्यू ब्रिक बैंक तो होगा नहीं और एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन रहा, इस दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते कितने फ्रेंड्स इसमें कमेंट में आंसर दे पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से अंत करते हैं, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ। अभी मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है। तो अब अगला टेस्ट सीरीज में हम जाएंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए, और एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए। ठीक है। तो सब्सक्राइब नाउ यानी कि वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। SST मास्टरमाइंड, और ये हिस्ट्री ऑनर्स मेरा है, जो कि मेरा नाम यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज में मैं आपका सीरीज मैंने 1 कराया। ठीक है। ये सीरीज 1 था, फिर मैं सीरीज 1, फिर सीरीज 2, ऐसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, रोज़ 100 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होगा आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।